बात करें तो मोबाइल फोन खरीदते समय आप सभी लोग एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान तो रखते होंगे, वो है मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशन। प्रोसेसर कौन सा है, रैम कौन सी है, स्टोरेज कौन सा है, डिस्प्ले एमोलेड है, एलसीडी, रिफ्रेश रेट क्या है, पी ब्राइटनेस क्या है, ये सारी चीजें तो आप लोग सभी देखते होंगे। लेकिन जो स्पेसिफिकेशन रहती है ना, ये हमें पूरी कहानी नहीं बताती। मतलब स्पेसिफिकेशन का मैं मतलब ये नहीं बोल रहा कि स्पेसिफिकेशन बिल्कुल ही नहीं देखनी चाहिए, स्पेसिफिकेशन बिल्कुल देखनी चाहिए। और स्पेसिफिकेशन बिल्कुल ऐसी चीज है कि मोबाइल फोन को आप एक सिक्के से कंपेयर कर सकते हैं। सिक्के का जो एक तरफ होता है वो होता है स्पेसिफिकेशन, लेकिन सिक्के का जो दूसरा पहलू होता है वो होता है उसका रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। और ये एक ऐसी चीज है जिसको देख के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ स्पेसिफिकेशन देख के फोन चूज कर लेते हैं और उन्हें लगता है वो उस रेंज पे पॉसिबली बेस्ट फोन हो, लेकिन कई बार जो कहानी होती है वो अलग हो जाती है। वेल, इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि फोन खरीदने से पहले स्पेसिफिकेशन को कितना देखना चाहिए और ये जो गलतियां होती है ना स्पेसिफिकेशन पे ही कंप्लीटली ट्राई करना, इसे कैसे नहीं करना चाहिए। और हाँ, इसके अंदर मैं काफी सारे अच्छे एग्जांपल्स भी लेने वाला हूं, आईफोन से लेके कंप्यूटर तक के। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आने वाला है, कुछ ना कुछ यहां से नया सीख के जाओगे इस बार। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले यहां पे बात करने वाला हूं, कोई भी जो मोबाइल फोन कंपनी होती ना, वो फोन ऐसे ही नहीं बनाती, वो फोन ये देख के बनाती है आखिर वो किसके लिए फोन बना रहे हैं। यानी कि उनके दिमाग में रहता है कि ये जो फोन हमें बनाने ये ऑनलाइन ऑडियंस के लिए बना रहे हैं और इनको स्पेसिफिकेशन चाहिए, तो वहां पे स्पेसिफिकेशन पे इतना ज्यादा जोर देंगे कि जो लोग स्पेसिफिकेशन को हंग्री है, जिनको पता है स्पेसिफिकेशन क्या होती है, वो उनके लिए एज अ मार्केटिंग टूल की तरीके से काम करेगा और वो फोन वहां पे बिकेगा। और जिन लोगों को थोड़ा अलग टाइप का फोन चाहिए, दूसरी चीजें चाहिए, कैमरा चाहिए, स्लिम डिजाइन, वेट चाहिए, तो उनके लिए वो दूसरे टाइप का फोन बनाते हैं। काफी अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे Redmi Note 10 Pro, Mi 11 Lite। स्पेसिफिकेशन वाइज कंपेयर करूं तो Redmi Note 10 Pro तो ज्यादा बिकना चाहिए, Mi 11 Lite को तो कोई खरीदेगा नहीं, लेकिन फिर भी Mi 11 Lite की सेल्स बहुत ही ज्यादा हो रही है। पीछे का रीजन सिंपल सा है, क्योंकि वो पतला फोन है, हल्का फोन है, वो बिल्कुल एक अलग ऑडियंस को ध्यान में रख के बनाया गया है, जिनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनके फोन के अंदर 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है या नहीं। उनको ऐसा फोन चाहिए जो देखने में भी अच्छा हो, पकड़ने में भी अच्छा हो, प्लस उसके अंदर अच्छी परफॉर्मेंस मिले। दोनों ही अपने अपने सेगमेंट में काफी अच्छे फोन है और अच्छे तरीके से बिक रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक फोन की सेल दूसरा फोन काट रहा है। कंपनी जब भी फोन निकालते तो हमेशा सोच समझ के निकालती है। एग्जैक्टली फोन किस तरीके से बनता है इसके बारे में किसी और वीडियो में बात कर लूंगा आपसे, लेकिन अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं, हर पीछे की तरफ लॉजिक होता है। और ऐसे ही कहानी आती है हमारी स्पेसिफिकेशन की, क्योंकि देखा जाए तो स्पेसिफिकेशन जो रहती है वो हमेशा एक साइड देती है और हमेशा कभी एक्सपीरियंस नहीं बताती। लेकिन ये जो स्पेसिफिकेशन की जो गेम की शुरुआत हुई थी कि ज्यादा अच्छा नंबर है, ज्यादा स्पेसिफिकेशन है तो फोन ज्यादा अच्छा होगा, इन सब की जो शुरुआत हुई थी ना वो एक्चुअली पीसी इंडस्ट्री से हुई थी। पीसी इंडस्ट्री में ये चीज काफी अच्छे तरीके से चलती है कि किसी पर्टिकुलर पीसी के स्पेसिफिकेशन अच्छे तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस अच्छी निकालेगा, लोग असेंबल करते हैं। पहले क्या होता था, लोग अगर कंप्यूटर खरीदते थे तो वहां पे देखते थे कि एक हार्ड ड्राइव 5400 आरपीएम की, एक हार्ड ड्राइव 7200 आरपीएम की है, और अगर मैं 7200 आरपीएम वाली हार्ड ड्राइव किसी भी कंप्यूटर में लगाऊंगा उसकी परफॉर्मेंस तो बूस्ट हो ही जाएगी। और कंप्यूटर जो कंपोनेंट्स होते हैं उसी तरीके से काम करते हैं। यहाँ नहीं कि एक कंप्यूटर है जहां पे मेरे को अच्छा गेम खेलना है लेकिन उसमें ग्राफिक्स नहीं आ रहे, तो ग्राफिक कार्ड लगाते ग्राफिक्स बूस्ट हो जाएंगे और वहां पे मैं अच्छा गेमिंग का एक्सपीरियंस ले पाऊंगा। इस तरीके से कंप्यूटर वाली इंडस्ट्री में ये चीज आई थी। लेकिन बात की जाए तो मोबाइल फोन जो है वो कंप्यूटर जैसे है लेकिन कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर देखा जाए तो काफी ओपन होता है, वहां पे चीजों का कंट्रोल होता है। मोबाइल फोन में चीजें काफी ज्यादा क्लोज्ड होती है, ये बात आपको जानना जरूरी है। एक कंपनी जो फोन डिजाइन कर रही है, बना रही है, वो हर बात का ध्यान रखती है और उस हिसाब से फोन डिजाइन करती है और उनके पास A to Z पूरा कंट्रोल होता है। यहां तक कि सीपीयू की क्लॉक स्पीड कितनी रखनी है, यहां पे कितने बैंडविड्थ की रैम लगानी है, सॉफ्टवेयर कैसा रखना है, उसके अंदर क्या फीचर होंगे, ये सब के बारे में उन्हें पता होता है। इवन मैं तो इतना बता सकता हूं आपको कि दो फोन है, दोनों फोन में 5000 mAh की बैटरी और एग्जैक्ट सेम स्पेसिफिकेशन है, लेकिन फिर भी उन दोनों फोन में आपको सेम बैटरी बैकअप देखने को नहीं मिलेगा। दो फोन है जिनमें आपको 8GB रैम देखने को मिल रही है, लेकिन दोनों फोन में रैम मैनेजमेंट बिल्कुल अलग देखने को मिलेगा। इवन आप तो आईफोन को तो यहाँ पे कंपेयर कर ही नहीं सकते। कभी आपने आईफोन की प्रेजेंटेशन देखी है? ये लोग कभी नहीं बताते कि सीपीयू की फ्रीक्वेंसी क्या है, रैम कितनी देखने को मिल रही है, रैम की क्या स्पीड देखने को मिल रही है, स्टोरेज का टाइप कौन सा है, कितने mAh की बैटरी है। ये लोग कभी इसके बारे में बात नहीं करते, ये लोग एग्जैक्टली एक्सपीरियंस को बेचते हैं। इवन इसलिए अगर मैं हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन अगर मैं आईफोन को एंड्रॉइड से कंपेयर करूं, आप कर ही नहीं सकते। दोनों के बीच में अगर प्रैक्टिकल रैम टेस्ट भी आप परफॉर्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, बहुत अलग तरीके से बनाए गए हैं और हर बार हर यूज केस में जो चीजें वो बदल भी सकती हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ पे इंप्लाई कर जाते हैं कि एग्जैक्टली कौन कौन सी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चल रही है। इस तरीके से भी कहानी चलती है। और तो यहाँ पे मैं एक दो और बातें
बातें बता सकता हूँ। आप लोग फोन के वीडियो कभी आप देखते हो तो आप हीटिंग टेस्ट को भी देखते हो। हीटिंग टेस्ट एक अच्छी चीज है कि फोन की सरफेस के ऊपर आपने एक गन लगा दी और उसके बाद आपको पता चल गया कि हीट कितना आपको उसके अंदर देखने मिल रहा है। एक अच्छी चीज है कि थर्मल गन से आप पता लगा रहे हो। लेकिन एक बात यह कि कभी भी नहीं बताते कि एग्जैक्टली कौन सा फोन यहाँ पे हीट कर रहा है। मतलब बात यह कि फोन की जो हीटिंग होती है वो हम बताते हैं कि प्रोसेसर कितना गर्म हो रहा है और उसके अंदर थर्मल थ्रॉटलिंग हो रही है कि नहीं, ये बात है। और ये बात कभी भी आप थर्मल गन लगा के पता नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है एक फोन के डिजाइन कुछ इस तरीके से बनाया गया कि वो हीट होती है उसे ज्यादा सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर सके, जिससे जो ओवरऑल जो सरफेस का टेम्परेचर है वो 2-3 डिग्री वहां पे बढ़ गया, लेकिन उससे जो प्रोसेसर है वो कुछ ज्यादा ही ठंडा पड़ गया। लेकिन इससे जो प्रोसेसर है उसका टेम्परेचर कंट्रोल हो गया, जिससे आप लंबे समय तक किसी को अगर बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया खेल रहा है बिना किसी फ्रेम ड्रॉप के, तो हो सकता है वहां पे आप खेल पाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि सरफेस का टेम्परेचर किसी फोन का कम है लेकिन वहां पे आपको थर्मल थ्रॉटलिंग देखने को मिल गई। इस तरीके से भी चीजें रहती है, क्योंकि देखा जाए तो आज के समय मोबाइल फोन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है। बिल्कुल ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक फोन में जिसमें हीटिंग का टेम्परेचर 2 डिग्री ज्यादा तो वो हीट अप कर रहा है, वो प्रोसेसर बेकार है। आप कंपेयर कर ही नहीं सकते, चीजें काफी ज्यादा डिपेंडेंट कर जाती है। इवन मैं तो आपको इतना भी बता सकता हूं कि अगर 2 स्नैपड्रैगन 888 वाले फोन है, दोनों में आइडेंटिकल स्पेक्स है, दोनों फोन एक जैसे परफॉर्म कर जाएंगे, दोनों में तो मैं इतना बता सकता हूं कि इवन आपको बेंचमार्क स्कोर भी आपको सेम देखने को नहीं मिलेगा। इतनी कहानी चलती है क्योंकि चीजें काफी ज्यादा क्लोज्ड रहती है। इवन आप लोगों को तो पता नहीं है कि कभी कभी क्वालकॉम और जो मीडियाटेक जैसी कंपनीज होती है ना, ये अपने प्रोसेसर के अंदर कोई छोटे छोटे इंप्रूवमेंट भी करते रहते हैं कि 6 महीने पहले कोई दूसरा वर्जन बेच रही थी उसी प्रोसेसर का, 6 महीने बाद फैब्रिकेशन वगैरह में थोड़े बहुत चेंजेस करके उसी प्रोसेसर के अंदर कुछ नया चीज आपको देखने को मिल गई। इवन ये कंपनीज के हाथ में भी रहता है कि किस तरीके से उसका थर्मल मैनेजमेंट वगैरह यहाँ पे कर रहे हैं और उससे परफॉर्मेंस कैसे निकाल रहे हैं। एक बात बताऊं, स्नैपड्रैगन 810 में हीटिंग इश्यूज थे, लेकिन जब नेक्सस 6P में उसे इंप्लीमेंट किया गया था उसके अंदर उसकी क्लॉक स्पीड वगैरह काफी सारी चीजें यहाँ पे कंट्रोल की गई थी, जिससे उसके अंदर आपको हीटिंग देखने को ना मिले। लेकिन वही सेम प्रोसेसर जो OnePlus 2 आता था उस समय बहुत ही ज्यादा हीट करता था। ये एक डिफरेंस हो जाता है कि कंपनियां आखिर उस चीज को किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रही हैं। सेम केस या प्रोसेसर के साथ भी है। आज के समय में प्रोसेसर भी देखा तो एक कंपनी अगर प्रोसेसर बना रही है तो ऐसा नहीं कि सारे प्रोसेसर आइडेंटिकल होंगे। इसे हम इस तरीके से बात करते हैं कि बिनिंग के फॉर्मेट में कुछ प्रोसेसर में थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस होगी, कुछ प्रोसेसर ऐसे भी बनेंगे उनके फैब्रिकेशन में जिनमें थोड़ी लो परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगी। और जब कोई बड़ा मार्जिनल डिफरेंस नहीं होता तो एक ही नाम से बेचते हैं, और उसके बाद ये आपकी चिप लॉटरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके हाथ में कौन सा प्रोसेसर आ गया। ये चीज ग्राफिक कार्ड और कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर आते हैं ना उसके लिए भी ट्रू है। और जब मार्जिनल डिफरेंस आ जाता है ना तो उसी प्रोसेसर का एक प्लस वर्जन, नया वर्जन निकाल देते हैं। 720G, 732G, 730G काफी आइडेंटिकल प्रोसेसर है, एग्जैक्ट सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी कंपनियां उसे अलग अलग नाम से बेचती है। हालांकि कुछ कुछ चीजों में माइनर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में जब फोन के अंदर उसे इंप्लीमेंट किया जाता है आप कोई फर्क बता भी नहीं सकते। इवन यहाँ पे रैम स्टोरेज के साथ भी यही केस है, बता ही नहीं सकते कि दो फोन दोनों में अगर सेम प्रोसेसर भी यूज किया जा रहा है, क्या उनके अंदर जो सिमिलर टाइप की रैम है वो यूज की जा रही है, कि रैम के अंदर सेम बैंडविड्थ है, ये नहीं पता लगाया जा सकता। इवन एप्लीकेशंस भी मौजूद नहीं है ऐसी जिससे ये पता लगाया जा सके कि एक पर्टिकुलर फोन में LPDDR4X रैम या LPDDR5 रैम है और दोनों में क्या फ्रीक्वेंसी, क्या बैंडविड्थ पे वो ऑपरेट कर रही है। क्योंकि यहाँ पे एंड्रॉइड की एक लिमिटेशन रहती है कि एंड्रॉइड एक्सेस नहीं देता इन सब चीजों का कि इंटरनल हार्डवेयर की इतनी डिटेल इन्फो निकाली जाए। इसके लिए मोबाइल फोन बनाने के लिए अलग टेस्टिंग टूल्स को यूज किया जाता है जिसको कंप्यूटर वगैरह से कनेक्ट किया जाता है और उससे चीजें पता लगाई जाती है, लेकिन नॉर्मल यूजर ये चीजें नहीं पता लगा सकता। इवन आपको क्या लगता है कि UFS 3.1 दो फोन में दे दिया कि दोनों फोन में आपको एग्जैक्ट सेम स्टोरेज देखने को मिलेगा? हो सकता है रीड राइट की स्पीड आपको अलग देखने को मिले, बैंडविड्थ आपको अलग देखने को मिले, इस तरीके से कहानी चलती है। 4G कैरियर एग्रीगेशन के साथ भी यही सेम कहानी है। अभी भी जो एप्स है नेट मॉन्स्टर, ये सारी एप्स इस तरीके से ऑप्टिमाइज है नहीं कि हर फोन के लिए आपको एक्यूरेट रिजल्ट दे दे, कभी भी ढंग से काम नहीं करती हैं। इसके लिए मैंने पता लगाया था तो अलग अलग टूल्स आते हैं। कॉलकॉम के प्रोसेसर के लिए अलग टूल है, मीडियाटेक के प्रोसेसर के लिए अलग टूल है, जो कि कंपनी के जो टेस्टिंग डिवीजन होता है ना वहां पे इनका यूज किया जाता है जब ये लोग नेटवर्क टेस्टिंग करते फोन के लॉन्च से पहले। ऐसे टूल्स के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था और उनके बारे में बात करी थी, तब पता चला था कि एग्जैक्टली 4G कैरियर एग्रीगेशन की आप यहां से नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली किसी फोन के अंदर किस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया। इसलिए हमने देखा जो महंगे फ्लैगशिप फोन होते हैं वहां पे आपको बेटर 4G स्पीड देखने को मिलती है, और जो सस्ते फोन होते हैं भले उसमें 4G कैरियर एग्रीगेशन हो लेकिन उसमें आपको इतनी अच्छी इंटरनेट की स्पीड देखने को नहीं मिलती। इस तरीके से भी कहानी चलती है। इवन कैमरा के लिए भी बात सही है। कैमरा के लिए तो आपको सबको पता है कि सॉफ्टवेयर का ऑप्टिमाइजेशन कैसा है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं गूगल पिक्सल से। गूगल पिक्सल में कितने
कितने कैमरा आते हैं, और एंड्रॉइड में 4 5 6 कैमरे वाले फोन भी आते हैं। तो क्या 4 5 6 कैमरे जिस फोन में आ रहे हैं क्या वो ज्यादा अच्छी फोटो ले लेगा कि गूगल पिक्सल ले लेगा? ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हो। इवन बात करें तो स्पेसिफिकेशन शीट देख के हम ये भी नहीं बता सकते कि आपका यूआई कैसा, उसमें कितने एड्स आएंगे, उसमें बग्स होंगे कि नहीं होंगे, क्या फीचर्स होंगे, इसके बारे में भी पता नहीं लगा सकते। इवन बिल्ड क्वालिटी कैसी होगी फोन की, ये पता नहीं लगा सकते। तो देखा जाए तो सिर्फ एक हिस्सा बताती है स्पेसिफिकेशन, और स्पेसिफिकेशन की जो इंपॉर्टेंस रहती है वो रहती है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्लीटली आप उसे इग्नोर कर दें। स्पेसिफिकेशन का इंपॉर्टेंस है, लेकिन सिर्फ उतनी ही है जिस तरीके से आप फिल्टर कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट में ये अच्छी स्पेसिफिकेशन वाले फोन है। मतलब कि एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज में 10 फोन आपको देखने को मिल रहे हैं, 10 में से आपने 5 ऐसे फोन है जिसमें अच्छी स्पेसिफिकेशन नहीं, तो आप उन्हें आउट कर सकते हैं। लेकिन 5 जिनमें आपको काफी सिमिलर या अच्छी स्पेसिफिकेशन मिल रही है, उन 5 को अलग रख सकते हैं, और उसके बाद उन 5 में से डिसाइड कर सकते हैं कि एग्जैक्टली इनमें से आपके लिए बेस्ट फोन कौन सा है, किसका इन हैंड फील अच्छा है, किसका कैमरा अच्छा है, किसका डिस्प्ले अच्छा है, आप अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है। इवन बात करें तो आईफोन में तो यही कहानी चल रही है। आईफोन के अंदर कभी भी स्पेसिफिकेशन का जिक्र नहीं होता, और आईफोन में देखा तो काफी सालों तक आपको एलसीडी डिस्प्ले था। इवन आईफोन 11 का अगर आपने एलसीडी डिस्प्ले देखा है, वो काफी सारे फोन्स मार्केट में जिनके अंदर आपको एमोलेड मिलता है, उससे बेटर उसका एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इवन बात की जाए तो आईफोन वाले कभी भी रिजोल्यूशन, हाई रिफ्रेश रेट, इन सारी चीजों को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं उनकी जो आईज होती है ना, वो कलर्स के ऊपर पहले जाती है, और कलर्स के ऊपर उनका ज्यादा फोकस रहता है। इसलिए सभी आईफोन के अंदर फैक्ट्री से कलर कैलिब्रेशन होकर निकलता है। इसलिए एप्पल के सभी डिवाइसेस के अंदर जो कलर्स होते हैं काफी अच्छे देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे कभी भी जो नंबर गेम होता है ना, एप्पल वो नहीं खेलता। तो हाँ, देखा जाए तो स्पेसिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को डेफिनेटली देखना चाहिए स्पेसिफिकेशन, लेकिन सिर्फ स्पेसिफिकेशन पे रिलाई करके आपको एक फोन नहीं ले लेना चाहिए। आप 2-3 फोन के अंदर कंपेयर करके बता तो सकते हो कि ये फोन ज्यादा अच्छा है कि ये फोन खराब है, लेकिन एग्जैक्टली आप ये जजमेंट पास नहीं कर सकते कि ये फोन इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में बेस्ट हो जाता है, जब तक आपने शायद उसका रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस वगैरह ना किया। और इस वीडियो में कहने का मेरा मेन मोटिव यही था, जो मेन मैसेज था वो ये था कि स्पेसिफिकेशन एक अच्छी चीज है, लेकिन इसके आगे भी आप लोगों को चीजें यहाँ पे देखनी चाहिए। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। स्पेसिफिकेशन सिर्फ एक हाफ होता है स्टोरी का, लेकिन जो फुल स्टोरी रहती है वो स्पेसिफिकेशन एक्सपीरियंस दोनों मिलकर बताती है। ना ही कभी हम एक्सपीरियंस पे हमेशा रिलाई कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली यार 865 888 के फोन अगर मैं किसी को दे दूं तो शायद यूज करके वो फर्क बता भी ना पाए। इसके लिए यहाँ पे स्पेसिफिकेशन का होना जरूरी रहता है। इसलिए दोनों चीजें मिलकर ही एक सही डिसीजन लेने में मदद करती है। ये इस वीडियो को मेरा बनाने का मेन मोटिव था। उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ के एग्जांपल्स और चीजें काफी अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट यहाँ पे और आता रहता है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आप नेक्स्ट वन में गुड बाय।